मैं दबे कदमों उठी और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर किचन में जाने लगी। मेरे पेट में उस वक्त भूख की वजह से दर्द हो रहा था। अब तो मेरे जिस्म में ताकत ख़त्म होने लगी थी, मगर फिर भी ख़ुद को हर सूरत घसीट कर किचन तक ले जाना था, क्योंकि अभी मेरी सास अपने कमरे में शादीशुदा बेटी फराह के साथ बातों में मगन थी। ये अच्छा मौका था खाने के लिए कुछ लेने का। मैं जल्दी से बस चंद नवाले लेकर वापस आना चाहती थी ताकि कुछ आराम मिल सके, मगर मुझे ये डर भी था कि अगर घर में किसी ने मुझे यूं दनदनाते हुए किचन में जाते देख लिया तो मेरी सास मेरा जीना हराम कर देगी। मैं किचन में आई और जल्दी से एक रोटी उठाकर दुपट्टे में छुपा ली। फिर जल्दी से हांडी में से 2 बोटियां उसी रोटी में रखी और चुपके से कमरे में जाने लगी थी कि एकदम से मेरी सास की करख्त आवाज़ आई, रुक जा कलमुई, किधर जा रही है? ये तूने अपने हाथ में क्या छुपा रखा है? सास की आवाज़, रुक जा कलमुई, किधर जा रही है? ये तूने अपने हाथ में क्या छुपा रखा है? सास की आवाज़ सुनकर मेरी टांगें कांपने लगी। मैं डरते हुए मुड़ी और सास को कहा कि मैं बस आती हूँ अभी, मगर वो मुझे सख्त नज़रों से घूरती हुई मेरे पास आई और एक ही झटके से मेरे हाथ में छुपी रोटी पकड़कर अपने साथ ले गई। घटिया लड़की, अब तू मेरे घर में रहते हुए मेरे ही बावर्ची खाने का खाना चुराएगी, जो कि ख़ास मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है। बोल, तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी बेटी का रिस्क खाए। आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी ताकि तुझे पता चल जाए कि तेरी इस घर में क्या औकात है। तू अपने आप को समझती क्या है? इतना कहकर वो मुझे थप्पड़ मारने लगी। मार मार कर उन्होंने मेरा चेहरा लाल कर डाला था। मैं उनके आगे भीख मांगने लगी कि अम्मा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे जिस्म में ताकत बिल्कुल नहीं बची। मैं ऐसे कमज़ोरी के साथ से मारने लगी कि क्यों महारानी, अब तू चाहती है कि मैं तुझे दिन रात आला से आला खाने बनाकर पेश करूं, तब तो इस घर के कामकाज करेगी? अरे तू कौन सा कहीं की शहजादी है? जहां से तुझे ब्याह कर लाए थे वहीं भी तो तेरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरती आ रही थी। उन्होंने भी अपने सरों से बोझ उतार कर हमारे सरों पर डाल दिया। खुद तो अब तेरे घर वाले सुकून से रह रहे हैं, मगर हमारे लिए एक बोझ बढ़ गया। अब ये शहजादियों वाले नखरे आज के बाद मेरे सामने दिखाने की कोशिश भी की तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझी? मैं उनकी मिन्नत करने लगी कि मुझे बस थोड़ी सी सूखी रोटी दे दें, वरना मैं मर जाऊंगी। खुदारा मुझ पर रहम खाएं। वो मेरी बात सुनकर तंजिया मुस्कुराकर कहने लगी कि बहुत ढीठ हड्डी है, तू इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। चलो उठ और जाकर छत से कपड़े उतार कर ला, बारिश होने वाली है। मैं अपनी सास की सफाक शक्ल देखने लगी जो मुझे मारने के बाद अब बेटी के साथ खाना खाने चली। मैं रोती हुई ऊपर छत पर चली गई ताकि सूखे कपड़े उतार सकूं। मैं ऊपर आई तो मौसम अचानक से बहुत ख़राब हो गया। बादल भी गरजने लगे। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ऐसे एकदम से दोपहर के वक्त अंधेरा क्यों छा गया। जिस वक्त मैं कपड़े धोकर आई थी तो तेज़ धूप थी। मैंने जल्दी से कपड़े उतार कर नीचे की तरफ दौड़ लगाई, मगर एकदम से मेरा पैर किसी पत्थर से अटका और मैं मुंह के बल गिरने लगी। मैंने खौफ के मारे अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली थी, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे बाजू से सख्ती से पकड़कर गिराने से बचाया हो। मेरा चेहरा खौफ के मारे सफ़ेद पड़ने लगा कि आखिर ये कौन था जिसने मुझे पकड़ा था और मुझे गिरने से बचाया था। मैंने एकदम से मुड़कर देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। फिर मुझे बचाने वाला कौन था? मैंने चारों तरफ देख लिया, मगर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। मुझे अपने बाजू में किसी का लम्स अब महसूस हो रहा था। मैं डरती भागी, कहीं ये कोई पुरस्रार मखलूक तो नहीं थी जो यहाँ छत पर मौजूद थी। मैंने स्टोर रूम में आकर अपनी आस्तीन ऊपर की और बाजू देखा तो वहाँ पर सुर्ख निशान बने हुए थे। ये देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। इसका मतलब मेरी मदद किसी अनदेखी ताकत ने की थी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और चारों तरफ भौंक ली। सोने लेटी तो कुछ देर बाद अपने बाजू पर फिर से वही लम्स महसूस हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई ठंडा सा मरहम वहाँ पर आ गया था। मैं आंखें खोलकर देखना चाहती थी, मगर मुझ पर गुनूद की ऐसी छाई कि आंखें खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई और मैं नींद की वादी में खोती चली गई। अगले दिन मेरी आंख खुली तो जल्दी से उठकर बाजू देखा। वहाँ पर अब हैरत अंगेज तौर पर कोई निशान नहीं था। मैं जल्दी से उठी और अपने कामों में लग गई। मुझे काफ़ी दिन से अपने आसपास कुछ गैर मामूली आहट महसूस हो रही थी, मगर उस वाक़े के बाद मैं बहुत खौफज़दा हो गई।
मेरा नाम राबिया से अपने आसपास कुछ गैर मामूली आहट महसूस हो रही थी, मगर उस वाक़ये के बाद मैं बहुत खौफज़दा हो गई। मेरा नाम राबिया है। मैं अपने वालिदैन के घर पैदा होने वाली चौथी बेटी थी। मेरे पैदा होने पर किसी ने खुश किया हाँ को न था, उल्टा सबने जैसे मातम मनाया। मेरी बड़ी बहनें बताती थी कि अम्मा ने जब ये सुना कि उनकी चौथी बार भी बेटी हुई है तो उन्होंने मुझे गोद तक में नहीं लिया। अम्मा मेरी पैदाइश पर सर पीटने लगी कि उनकी किस्मत ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब्बा ने अम्मा को साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि अगर इस दफ़ा भी तूने मुझे बेटी दी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तूने सिवाय मुझे बेटियों का ढेर देने की और किया ही क्या है। अम्मा को हर वक्त उठते बैठते यही ताने मिलते कि वो अपने शोहर को उसका वारिस नहीं दे सकी। हमारे गांव में हर आदमी अपने बेटे को गुरूर समझता था। अगर किसी का बेटा न होता तो उसको कमतर समझा जाता, कोई उसकी इज्जत न करता। बेटी पैदा होने की शादी पर खर्चे करने पड़ेंगे, ये तो तेरे बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकती। अगर बेटा होता तो आराम से घर बैठ कर ऐश करता। अब्बा भी अब चारों बेटियों के बाद बेटे की ख्वाहिश में जुनूनी हो गए थे। उन्होंने दादी को कह दिया कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। दादी ने इसी हफ्ते उनको गांव की ही एक औरत से ब्याह दिया। अम्मा की ज़िंदगी सौतन के आने के बाद मज़ीद अजीरन हो गई। मेरी सौतेली माँ ने तो हम बेटियों पर आते ही जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। हमें उसने घर के एक ही पुराने कमरे में रहने का हुक्म दिया। अब्बा का जब उस औरत से बेटा हुआ तो वह हवाओं में उड़ने लगी। अब्बा उसके दीवाने होकर रह गए। उसकी हर बात पर आंख बंद करके अमल करते। दादी भी अपनी उस बहू के सदके वारी जाती, क्योंकि उनका पोता जो इस दुनिया में आ गया था। मेरी सौतेली माँ ने चारों बहनों को कामों में लगाया था। मैं अभी 6 साल की थी जब वो मुझसे सारे घर की सफाई करवाती। मैं अपने छोटे हाथों से पूरे घर में पोछा लगाती तो मेरी परवाह नहीं होती। अम्मा के पास अपना दुख लेकर जाती तो वो मुझे थप्पड़ जड़ दिया करती कि तेरी वजह से ही आज मेरे सर पर सौतन आ गई है। अरे इससे अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाती। कम से कम मेरे ऊपर एक और बेटी का बोझ तो ना होता। अब मैं तुझे कैसे पालूंगी? तेरा बाप तो तुम चारों पर थूकना भी पसंद नहीं करता। मैं भी अगर मर गई तो कौन संभालेगा तुम सबको? अम्मा दुनिया वालों की बातों से आजिज़ आ चुकी थी, इसलिए वो सारा गुस्सा मुझ पर ही उतारा करती। मेरी बड़ी बहनें तो आपस में अपना गम गलत कर लिया करती, मगर उनकी मेरे साथ इतनी नहीं लगती थी। मैं छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। कुदरती तौर पर मेरा रंग बाकी बहनों से बहुत सफ़ेद था। मेरी काली आंखें हर देखने वाले को मबहूत कर दिया करती, मगर बचपन से ही हर वक्त कामों में लगे रहने की वजह से मैं ढांचे की तरह कमज़ोर थी। मेरी सौतेली माँ मुझसे मेरी उम्र से कई गुना ज़्यादा काम लेती तो मुझे भून कर रख दिया करती। अम्मा की तबीयत भी हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। अब वो बिस्तर की होकर रह गई थी। अब्बा की बेरुखी ने उनको अंदर से तोड़ कर रख दिया। मैं अब्बा की मिन्नतें करती कि अम्मा को किसी डॉक्टर को दिखा दें, मगर वो यही कहते कि मेरे पास तुम माँ बेटियों के फजूल के चूंचले उठाने के लिए एक ढीला नहीं है। शुक्र करो कि तुम सबको अपने घर पर रखा है। उसके कुछ अरसे बाद अम्मा में छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। मेरी ज़िंदगी तो जैसे जहन्नुम बन गई। मेरी सौतेली माँ ने मेरी तीनों बहनों को गांव में ही ब्याह दिया। वो सब के सब इंतहाई गरीब थे। उन्होंने बहुत मना किया कि हमें उन घरों में शादी नहीं करनी, मगर मेरी सौतेली माँ को तो बस इस बोझ से आज़ादी चाहिए थी। अब मेरी उम्र 16 साल हो गई और वो मेरे लिए भी किसी रिश्ते की तलाश में थी। मैं उनको गिड़गिड़ा कर कहती कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, मगर ना करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे एक ऐसे घर में ब्याह दिया जिन्होंने आज तक मुझे बहू समझा ही नहीं था। वो बस अपने घर के लिए एक नौकरानी लेकर आए थे। मेरे शौहर ने आज तक मुझे बीवी का दर्जा नहीं दिया था। जिस दिन मैं रुखसत होकर उस घर में आई थी, उसी रात मुझे घर के स्टोर रूम में धक्का देकर कहा गया कि तूने अब से यहीं रहना है। मैं सदमे की कैफियत में सारी रात जागी रही, क्योंकि जो भी था मैं उनके घर की बहू थी, उनके बेटे की बीवी। मगर मेरे शौहर ने तो मुझे एक नज़र उठाकर नहीं देखा। सुबह फजर के करीब मेरी आंख लगी थी कि एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने ठंडे पानी का पूरा जग मेरे मुंह पर डाल दिया हो। मैं हड़बड़ा कर उठी तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उसने मुझे सुबह के 4 बजे उठा दिया और कहने लगी कि महारानी, मैं तुझे यहाँ नींदें पूरी करने के लिए नहीं लाई, समझी? तो चल उठ जल्दी से, मेरे लिए सुबह की चाय बना कर ला मेरे पास।
नींदें पूरी करने के लिए नहीं लाई, समझी तो? चल उठ जल्दी से, मेरे लिए सुबह की चाय बना कर ला मेरे पास। मैंने इस बात में सर हिलाया। अपनी सास का हुक्म मैं नहीं टाल सकती थी, क्योंकि अब तो मुझे हर सूरत यहीं रहना था। अब्बा और सौतेली माँ ने साफ लफ्ज़ों में मुझे कह दिया था कि मेरे लिए उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब मैंने मरकर भी उधर का रुख नहीं करना। मुझे बहुत रोना आया कि क्या बेटियां इतना बड़ा बोझ होती हैं कि अब्बा ने मुझे ब्याहते वक्त सीने से लगाना तो दूर की बात, सर पर हाथ तक नहीं रखा था। उल्टा मेरे साथ अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। उनको तो बस अपने बेटे से प्यार था, जो कि उनके मुताबिक उनके बढ़ापे का सहारा था। इस पर वो हर तरह से खर्चा भी करते, उसके नाज नखरे भी उठाते। उनके प्यार और दौलत पर सारा हक मेरे सौतेले भाई का था। मैं सर झटक कर उठी और जल्दी जल्दी अपनी सास को चाय की प्याली बना कर दी। उसने अपना पहला घूंट लेते ही दी और चिल्लाने लगी कि कामचोर लड़की, ये तूने क्या बनाया है? अरे मुझे मारना चाहती है क्या तू? उन्होंने मेरे बाल इतनी ज़ोर से पकड़े हुए थे कि मेरी चीखें निकल कर रह गई। मैंने उनसे कहा कि अम्मा, मैं आपके लिए दोबारा बना कर ले आती हूँ। वो कहने लगी कि चल दफ़ा हो जा, दूध क्या तेरा बाप ला कर देता है जो तुम बार बार ज़ाया करेगी? मेरे बेटे की हक हलाल की कमाई है। मैं वहाँ से दोबारा स्टोर रूम में जाने लगी। वो फिर मुझसे चिल्ला कर कहने लगी कि वहाँ किधर जा रही है? जा पीछे जंगलों की तरफ कुछ लकड़ियाँ लेकर आ, सर्दियाँ हो गई हैं, अंगीठी में आग भी लगानी होती है। मेरा चेहरा ये सुनकर जर्द पड़ने लगा कि वो मुझे इतनी सुबह घर में वहाँ से जंगलों में जाने का बोल रही थी। सर्दियों के मौसम में तो उस वक्त हर कोई सोया होता है, क्योंकि सूरज भी पूरी तरह से तुलू नहीं हुआ होता। मैंने उनसे कहा कि अम्मा, मैं थोड़ी देर बाद दे रहा है, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं अपनी चादर अच्छे से ओढ़कर घर के पिछली तरफ जंगल से जाने लगी, जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी रास्ते में नहीं था। मैं जल्दी से चलती जा रही थी, क्योंकि खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया था। बचपन से ही मेरी अंधेरे से जान जाती थी। मैं जब जंगल में पहुंची तो जल्दी से कुछ लकड़ियां काट कर साथ लाई कपड़े में बांधी और वापस जाने लगी कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं उस बच्चे की आवाज़ सुनकर घबरा गई कि आखिर इस वक्त यहाँ कौन अपना बच्चा लाया होगा। मगर जब काफ़ी देर बाद भी वो बच्चा वैसे ही रोता रहा, तो ऐसे लगा जैसे कोई उस जंगल में अपना बच्चा छोड़कर चला गया था। मैंने इधर उधर देखा तो आवाज़ करीब से ही आ रही थी। मैंने लकड़ियों वाली गठरी कस कर पकड़ी और आगे बढ़ी। अंधेरे की वजह से मुझे इतना दिखाई नहीं दे रहा था। ये जंगल बहुत दरख्तों और झाड़ियों की वजह से मुझे चलने में मुश्किल आ रही थी, मगर मुझे उस बच्चे की भी फिक्र सता रही थी कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। यहाँ पर तो बहुत सारे जंगली जानवर थे। अगर किसी ने भी उस मासूम बच्चे को दबोच लिया तो लम्हों में उसको नोच खाएंगे। मुझे उस जंगल के बीच में जाने से भी डर लग रहा था कि अचानक सामने से एक सफ़ेद कपड़े में कोई बच्चा लेटा नजर आया। वो रोता जा रहा था। मैं उसको चुप करवाने लगी कि अचानक से किसी हेयोले ने उसको उठा लिया और उसे लेकर कहीं जाने लगा। मैंने उसको तेज़ आवाज़ में रोका कि ए रुको, तुम कौन हो? इस बच्चे को किधर उठा कर ले जा रहे हो? वो बच्चा अब भी और ज़ोरों से रो रहा था, मगर वो हेयोला उसको कुछ ही देर में लेकर कहीं गायब हो गया। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि मज़ीद उस साए के पीछे जाना ख़तरे से खाली नहीं था। जब घर पहुँची तो मेरी सास ने देर से आने पर खूब खरी खरी सुनाई कि ये कोई वक्त है घर आने का? तू कौन से गुलछर्रे मनाने गई थी, बोल। मैंने उनको उस बच्चे की कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे झूठा कहकर ठोकर मारी और काम पर लगा दिया कि चल ज़्यादा बकवास नहीं कर, सब जानती हूँ, बस काम से बचने के बहाने। मैं फिर उस दिन के बाद से जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती तो उसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती। मैं समझी कि शायद वो भूखा है, इसीलिए एक दिन बोतल में दूध लेकर गई, मगर उस दिन मुझे उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे ये सब कुछ काफ़ी पुरस्कार लगने लगा। मैंने उस दिन के बाद से बच्चे की आवाज़ नहीं सुनी थी। शायद उसको कोई अपने साथ ले गया था, या फिर वो किसी जंगली जानवर के हत्थे चढ़ गया था। मैं सीधी चलती हुई रोशनी की तरफ जा रही थी। सामने ही आग के शोले भड़क रहे थे। एक अजीब सी दहशत हर तरफ छाई हुई थी।
मेरा चेहरा ये सब कुछ देखकर लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ने लगा। गुप अंधेरा छाने लगा। मैं तो अपनी सास के कहने पर बाजार से कुछ लेने के लिए निकली थी कि यहाँ इस जंगल से उठता धुआं देखकर तो मेरे कदम बेइख्तियारी उस तरफ चल पड़े। मुझे पता था कि अगर मैं घर देर से पहुंची तो मेरी सास मेरा जीना हराम कर देगी, मगर कोई अनदेखी ताकत थी जिसकी वजह से मैं खुद ब खुद जंगल में आ गई थी। अब यहाँ का खौफनाक माहौल देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैंने ज़रा सा एक दरख्त की ओट में होकर देखा तो आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने ही वो बच्चा ज़मीन पर लेटा रो रहा था, जबकि उसको चारों तरफ से दहकती हुई आग ने घेरा हुआ था। वो बच्चा इतना खौफजदा था कि उसका चेहरा जर्द पीला पड़ने लगा। वो मुसलसल किसी मदद की तलाश में था, तभी रो रो कर शोर मचा रहा था। मगर उस सुनसान जंगल में मेरे अलावा यहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आसपास देखने लगी कि किस तरह उस भड़कती हुई आग को बुझाकर उस बच्चे की जान बचा सकूं। मैं अपनी आंखों के सामने मासूम बच्चे को यूं आग में जलता नहीं देख सकती थी। मैं जल्दी से जंगल के दाएं तरफ भागी, क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी झील थी। मैंने एक हाथ में पकड़े थैले में पानी भरा और उस आग के करीब जाने लगी कि किसी औरत की खौफनाक आवाज़ सुनकर रुक गई। वो औरत उस बच्चे को कह रही थी कि आज मैं तुझे हमेशा के लिए मार कर यह किस्सा ही ख़त्म कर दूंगी। जब तू ही नहीं रहेगा तो मेरे पास वो सारी ताकतें खुद ब खुद आ जाएंगी। इतना कहती वो मक्कार औरत अपने हाथ में थामे खंजर से उस बच्चे पर वार करने लगी। मुझे वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरी तरफ उसकी पीठ थी। मैंने ये मंजर देखकर ज़ोरदार चीख मारी और उठकर बैठ गई। सामने देखा तो मेरी सास खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैं हैरान परेशान उनकी शक्ल देख रही थी, क्योंकि मैं तो उस वक्त स्टोर रूम में ज़मीन पर लेटी थी, जबकि मेरी सास मुझ पर चिल्ला रही थी कि तुमने ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ लिए थे जो उठने का नाम नहीं ले रही थी। चल जल्दी उठ, बाहर चल, निकल कर कपड़े धो, फिर सारे घर की सफाई भी करनी है। आज मेरी छोटी बच्ची को देखने के लिए रिश्ते वाले आने हैं। मैं जल्दी से उठ गई और छत पर जाकर कपड़े धोने लगी। इस सब में मुझे 3 घंटे लग चुके थे, मगर सारा वक्त मेरे जहन में वो ख्वाब लहरा रहा था। ज़रूर वो बच्चा किसी मुसीबत में था, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मगर अब तो मैं जब भी वहाँ जाती उसकी आवाज़ मुझे नहीं आती थी। फिर मैं उसको कैसे ढूंढूंगी? कहीं वो उस जालिम औरत के कब्जे में तो नहीं था जो ख्वाब में उसको मारने वाली थी। मैं तार पर कपड़े डालने के बाद नीचे आई और सारे घर में पोछा लगाने लगी। बाहर सहन काफ़ी बड़ा था, उसके बीचों बीच एक बड़ा सा दरख्त था जो कि काला स्याह था। जब से मैं उस घर में ब्याह कर आई थी ये ऐसा ही था। मैंने एक मर्तबा अपनी सास से पूछा भी कि ये दरख्त ऐसा क्यों है। मैंने तो दरख्त हमेशा से सब्ज़ी देखे हैं, मगर मेरी सास ने मुझे बुरी तरह से झिड़क दिया। ए लड़की, खबरदार, अगर तूने दोबारा से इस दरख्त का नाम भी लिया तो तेरा इस दरख्त से कोई लेना देना नहीं है। तू बस अपने काम से काम रख, समझी? यहाँ इस घर में तू बस नौकरानी की हैसियत से आई है तो काम काज करके स्टोर में चली जाया कर। अगर तूने घर के मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तेरा वो हाल करूँगी कि खुद भी अपने आप को नहीं पहचान सकेगी। मेरी सास तो गोया पागल हो चुकी थी। उसका इतना गुस्सा देखकर मैं इतनी खौफजदा हुई कि दोबारा उस बारे में नहीं पूछा। मैं जब सहन की सफाई कर रही थी तो मेरी सास अपने कमरे में बंद थी। जब मैं पोछा लगाकर फारिग हुई तो एकदम से उस स्याह दरख्त के काले रंग के पत्ते गिरने लगे। काले पत्ते एकदम से फैल गए। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही, फिर ये पत्ते कैसे आ गए? अगर मेरी सास ने इतना कचरा हर तरफ फैला देखा तो बहुत बरहम होंगी। ये कैसे आ गए? अगर मेरी सास ने इतना कचरा हर तरफ फैला देखा तो बहुत बरहम होंगी। इसलिए मैं फुर्ती से सारे पत्ते उठाने लगी, मगर जब उन पत्तों को बाहर कूड़े में गिराने के लिए ले जाने लगी तो मेरी सास अचानक से कमरे से बाहर आई और सारे काले पत्ते मेरे हाथ से लेकर कमरे में चली गई। मुझे उनकी यह हरकत काफ़ी पुरस्कार लगी। उन्होंने उस कचरे का आखिर क्या करना था? फिर मैं सर झटक कर बाकी सारे काम समेट कर खाना बनाने जाने लगी कि मुझे सास के कमरे से धुआं निकलता दिखाई दिया। कहीं उनके कमरे में आग तो नहीं लग गई थी? मैंने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए उनको पुकार रही थी कि अम्मा, आप ठीक तो हैं? दरवाज़ा खोलें। मेरी चीखें सुनकर बाकी सब भी बाहर आ गए। कुछ देर बाद मेरी सास जब कमरे से बाहर आई तो धुआं कहीं भी नहीं था।
वो मुझ पर चिल्लाने लगी कि क्या मुसीबत है तुझे, 2 मिनट सुकून आराम से क्यों नहीं बैठने देती मुझे। अरे मैंने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू ऐसे मेरी जान की दुश्मन बनी है। सुबह से सर दर्द कर रहा था तो सोचा कुछ देर आराम कर लूं, मगर तूने तो मेरी ज़िंदगी अजाब कर रखी है। मेरा शोहर पास ही खड़ा था। मैं साकत खड़ी ये सारा तमाशा देखने लगी। वो जानबूझकर झूठ मूठ का रोना रो रही थी ताकि हर कोई मुझे गलत समझे। मेरे शोहर ने माँ की आंखों में आंसू देखे तो एक जन्नाटेदार थप्पड़ मुझे मारा। नीच लड़की, तेरी इतनी जुर्रत कि मेरी माँ को परेशान करेगी। मैं अपने शोहर की मिन्नत करने लगी कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने तो बस अम्मा के कमरे से धुआं निकलता देखा था तो उनकी फिक्र में आवाज़ लगा रही थी। मेरा उनको परेशान करने का कोई मकसद नहीं था। मेरी सास ने सबको कमरा दिखाया मगर वहाँ किसी किस्म का कोई धुआं या आग नहीं थी। मैं सबके सामने झूठी बन गई क्योंकि वो कमरा तो वैसे का वैसा था। मैंने आखिरकार गलती ना होते हुए भी सास के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी क्योंकि यही घर मेरा तो मैं कहाँ जाती। उसके बाद मेरी छोटी नंद का रिश्ता पहली बारी में ही तय हो गया। मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि मेरी नंद काफ़ी ज़्यादा सांवली थी और जिस घराने में उसका रिश्ता हुआ था वो गांव के बहुत ही अमीर लोग थे। ऐसे लोग तो रिश्ता करते वक्त लड़की में 100 नुक्स निकालते हैं। 1000 घरानों में देखकर बेटों के लिए लड़की पसंद करते हैं, मगर यहाँ एक ही बार में बात पक्की हो गई थी। मुझे दाल में कुछ काला ज़रूर लगा। फिर जब मेहमान चले गए तो मैं रात देर तक बर्तन धोती रही। काम से फारिग होकर कमरे में जाने लगी थी कि मुझे अम्मा की आवाज़ आई। वो अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। रात के इस पहर आखिर वो किसके साथ लगी थी, क्योंकि सब लोग तो कमरों में सो चुके थे। मेरे ससुर का इंतकाल तो कई सालों पहले हो चुका था, तो अम्मा तो अकेली ही होती थी। मुझे वैसे भी अम्मा की हरकतें आजकल कुछ अजीब लग रही थी। मैंने ज़रा सा कान लगाकर सुना तो वो किसी से कह रही थी कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी मदद से ही आज मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। अगर हम वो आज अमल ना करते तो मेरी बेटी की बात कभी इतने अच्छे घराने में पक्की न होती। किसी अमल का सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इसका मतलब कि ये रिश्ता खुद ब खुद नहीं हुआ था, बल्कि मेरी सास ने किसी के साथ मिलकर अमल के ज़रिए करवाया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता घर की पिछली तरफ चली गई ताकि वहाँ से खिड़की से देख सकूं कि आखिर मेरी सास किसके साथ बातें कर रही थी। मगर अभी मैं खिड़की की तरफ जाती कि बाहर 2-3 चमगादड़ों को देखकर मैं खौफ के मारे वहीं जम गई। उनकी सुर्ख आंखें थी। मुझे उस तरफ आता देखकर वो मेरी तरफ आने लगी थी। मैंने फुर्ती से अंदर की जानिब दौड़ लगा दी। स्टोर रूम में आकर मैंने सुख का सांस लिया। उसके बाद मैं सारी रात नहीं सो सकी कि मेरी सास कोई जादुई अमल करती थी। उसके बाद मैं उनसे दूर ही रहती, बस अपने काम से काम रखती और अपने कमरे में आ जाती। एक दिन मैं सोने के लिए लेटी तो बाहर का मौसम ख़राब हो गया। आंधी तूफान आ गया। मैं जल्दी से उठी ताकि छत पर जाकर कपड़े उतार कर ला सकूं। जल्दी से सारे कपड़े लिए तो मेरी नज़र मुंडेर की तरफ गई। वहाँ से घर का खुला गेट दिखाई देता था। मुझे वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई। पहले तो मैं समझी कि शायद कोई बिल्ली वगैरह हो। मैं नीचे जाने लगी, मगर जब एक बड़ा सा साया देखा तो मुझे गड़बड़ लगी। कहीं कोई चोर तो नहीं था। आजकल वैसे भी आए दिन चोरियों की खबरें फैली होती थी। अगर हमारे घर में कोई चोर डाकू घुस आया तो मैंने थोड़ा सा आगे होकर देखा तो वो कोई औरत थी जिसने स्याह रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। मुझे वो पीछे से अपनी सास जैसी लगी। वो आखिर रात के इस पहर किधर जा रही थी, कब पीछा कर सकूं। मगर अभी गेट के पास आई ही थी कि मुझे मेरे शोहर ने पीछे से पकड़कर बालू से झटका दिया। घटिया औरत, ये रात के इस वक्त तो घर से बाहर क्यों जा रही है? बोल, कहीं इस अंधेरे में अपने किसी आशिक से मिलने तो नहीं जा रही तू? मैं अपने शोहर की बात सुनकर फटी आंखों से उसको देखे गई। उसने आज तक मुझे बीवी का मकाम नहीं दिया था, मगर आज मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाते हुए उसको ज़रा शर्म नहीं आई। पूरा दिन और रात तक तो मैं इस घर के कामों में मसरूफ़ रहती हूँ। मेरे पास तो घर में किसी से बात करने का भी वक्त नहीं होता। भला मैं किसी के साथ चक्कर चला सकती थी? मैंने रोते हुए शोहर से कहा कि आप मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? मैंने उनको कहा कि अभी कुछ देर पहले मैंने अम्मा को घर से बाहर जाते देखा था,
इसी लिए उनका पीछा करने जा रही थी, मगर उसने मेरी बात सुनते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। बदचलन लड़की, मैं शुरू कर दिया। बदचलन लड़की, मैं तेरी ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा अगर मेरी माँ के बारे में ऐसी गलीज़ बात की तो। वो तेरी तरह लावारिस नहीं है, समझी, जो रातों को यूं घर से बाहर जाएंगी। मेरे शौहर ने मुझे मार मार कर अधमुआ कर दिया। उसके बाद वो मुझे वहीं सहन में गेट के पास छोड़कर चला गया। मैं अपना ज़ख्मी वजूद लिए वहीं पड़ी रोती रही। कोई मेरी मदद को नहीं आया, क्योंकि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। मेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि उठकर कमरे तक जा सकती। मेरे शौहर ने मुझे जानवरों की तरह पीटा कि मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी। बारिश तेज़ी से बरसने लगी। आखिरकार मैं तकलीफ़ बर्दाश्त न करते हवास खोती चली गई, मगर आंखें बंद होने से पहले मैंने किसी का साया करीब बैठा देखा। मैं उठकर देखना चाहती थी, मगर मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। पर जब मेरी आंख खुली तो खुद को कमरे में देखकर एक झटके से उठ बैठी। मेरा चेहरा एकदम से जर्द पड़ने लगा कि मुझे यहाँ कौन लाया है। इस घर में तो कोई ऐसा हमदर्द नहीं था जो मुझे इस तूफ़ानी मौसम से बचाकर कमरे में लाता। मेरा शौहर तो बेरहमी से मुझे ज़ख्मी करके जा चुका था। मैंने उठकर अपने जिस्म पर हाथ फेरा तो वहाँ कोई ज़ख्म मौजूद नहीं था। ये सब आखिर क्या हो रहा था? मुझे अच्छे से याद था कि थप्पड़ पड़ने की वजह से मेरे होंठ फट चुके थे, मगर अब वो बिल्कुल पहले की तरह ठीक थे। ये सब आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे ये सब बहुत पुरस्कार लग रहा था। ऐसी कौन सी अनदेखी मखलूक थी जो मेरी मदद कर रही थी? मैं फिर उसके बाद घर के कामों में लग गई। मेरे शौहर ने जब मुझे ठीक ठाक देखा तो वो भी चौंका, मगर शुक्र था कि उसने ज़्यादा पूछगछ नहीं की। मैंने सोच लिया था कि अब से अपनी सास पर पूरी होशियारी के साथ नज़र रखूंगी। वो ऐसा कौन सा खुफिया काम कर रही थी कि रात के अंधेरों में घर से बाहर जाती थी, दिन के वक्त भी कमरे में बंद होती। आज जब मैं रात को हस्बे मामूल काम से फारिग हुई तो सहन में एक कोने में चुप कर बैठ गई। जो ही मेरी सास कमरे से निकली तो मैं भी ध्यान से इधर उधर देखती उनके पीछे जाने लगी। वो घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगी थी। उन्होंने खुद को स्याह चादर में ढांपा हुआ था, मगर जंगल में आते ही वो चादर उन्होंने एक तरफ रख दी। मैं अपनी सास का हुलिया देखकर दंग रह गई। उन्होंने अपने बाल खोल रखे थे और आंखों पर स्याह रंग लगाया था। वो बहुत खतरनाक लग रही थी। वो किसी से कहने लगी कि वो बच्चा कहाँ है, मुझे अभी उसके पास जाना है। मैं बच्चे का जिक्र सुनकर ठटक गई। ये किसकी बात कर रही थी? कहीं ये उसी बच्चे का तो नहीं पूछ रही थी जिसके रोने की आवाज़ मुझे आती थी? मैं जल्दी से उनका पीछा करने लगी। वो चलते हुए किसी झुग्गी की तरफ आ गई थी। उस झुग्गी के बाहर कोई नहीं था। मैंने उनको झुग्गी में जाते देखा तो जल्द झांकने लगी। अंदर ज़मीन पर एक बच्चा पड़ा हुआ था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी, जिसकी वजह से उसके रोने की आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। मैंने गौर से देखा तो तकलीफ से उस बच्चे का चेहरा सुर्ख हो चुका था। मेरी सास उस बच्चे के सामने खड़ी थी कि बस 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद मैं तुझे मारकर तेरी बलि चढ़ा दूंगी। अम्मा, उसकी रात तेरी बलि शैतान को देकर मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाऊंगी। सारी पुरस्कार कुव्वतें मेरे वश में होंगी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इतना कहकर वो मकरूह कह के लगाने लगी। मुझे उस औरत से घिन आई कि कैसे अपने फ़ायदे के लिए मासूम की जान को मारने के लिए तैयार थी। ये दुनियावी ताकतें हासिल करने के लिए उसने अपना दीन ईमान सब कुछ बेच दिया था। मुझे उस औरत को हर सूरत ये गुनाह अमल करने से रोकना था। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा जिसका मुंह सख्ती से एक स्याह पट्टी से बंधा था ताकि वो चिल्ला भी नहीं सके। मुझे उस पर वहाँ से भागी। उनके आने से पहले ही मैं घर पहुँच चुकी थी। अगले दिन जब मैं लकड़ियाँ काटने के लिए सुबह जंगल की तरफ जाने लगी तो मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ती जा रही थी। उस जादूगरनी का जादू कितना ही ताकतवर क्यों न होता, मगर अल्लाह के कलाम के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं थी। मैं उस झुग्गी के पास गई तो वहाँ खामोशी थी। अल्लाह का नाम लेकर मैं झुग्गी में गई। उस बच्चे को गोद में उठाया। उसका जिस्म काफ़ी गर्म हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने किसी गर्म सलाख को हाथ लगा लिया हो। मैंने फ़ौरन उसके मुंह से वो स्याह पट्टी हटाई। मुझे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि अभी पट्टी हटाते ही वो रोने लगेगा, मगर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। जब वो बच्चा खामोशी से मुझे देखने लगा, मैंने जल्दी से उसको अपने साथ लाई एक बड़ी सी चादर में छुपाया
وہ اس में छुप गया। देखने वाले को बस यही लगता था कि मैंने चादर की गठरी बनाई है। मैं लकड़ियाँ लेकर घर आई। मैंने उस बच्चे को स्टोर रूम में लिटाया। स्टोर रूम छत पर था, इसीलिए वहाँ उस वक्त कोई नहीं आता था। मैंने जल्दी से नीचे जाकर सब घर वालों को नाश्ता दिया और उस बच्चे के लिए दूध गर्म करके लाई। ये सब करते हुए खौफ से मेरा सांस सूख चुका था। अगर उस मक्कार जादूगरनी को पता चल गया कि मैं उस बच्चे को उसी के घर से उठाकर लाई हूँ तो मुझे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देती। मैंने गौर किया कि मेरी सास कमरे में ही कोई अमल कर रही थी। उसने सबको कह दिया था कि उसको कोई तंग ना करे। मैं उस बच्चे को दूध पिलाने गई तो उसने ज़रा सा भी नहीं पिया। मुझे हैरत हुई कि कल तक वो बेचारा कमलाया हुआ लग रहा था। उसका चेहरा जर्द पीला हो चुका था और अब कैसे खिला हुआ था जैसे न जाने कितना खुश हो। वो बाएं तरफ से देखते हुए मुस्कुरा रहा था और अपने मुंह से कुछ अजीब सी आवाज़ें भी निकाल रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे वो किसी के साथ कुछ बोल रहा हो। वो बच्चा आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। जब से वो यहाँ आया था एक बार भी नहीं रोया था, ना ही उसने कुछ खाया पिया था। ये बात मेरे लिए काफ़ी पुरस्कार थी। अब तो वो किसी अजीब ज़ुबान में बातें भी कर रहा था। मैंने देखा तो स्टोर रूम की खिड़की के पास से एक ह्योला सा दिखाई दिया। मैं डर गई कि कहीं ये इस जादूगरनी का कोई चेला ना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो इसको यहाँ से ले जाएगा। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैंने कलाम पाक पढ़कर सब तरफ फूंक लिया। उसके बाद उस बच्चे के पास ही सोने के लिए लेट गई। अगले दिन मेरी आँख खुली तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सिरक गई, क्योंकि वो बच्चा वहाँ से गायब था। आखिर उसको यहाँ से कौन लेकर गया था? मैंने तो रात को सब खिड़कियाँ दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए थे। मुझे परेशानी होने लगी कि मेरी वजह से वो बच्चा किसी मुसीबत में न फंस गया हो। कल रात अमाउस की रात होगी। अगर वो उस जादूगरनी के हाथ लग गया तो वो जालिम औरत है, एक लम्हे में उसको मार देगी। मैंने पूरा घर छान मारा मगर वो कहीं नहीं था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी सास ने आज सुबह से घर में हंगामा मचा रखा था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रही थी। बात बात पर मुझे जलील करती। किचन में काम करते वक्त मुझसे गलती से एक कांच का गिलास टूट गया तो उन्होंने तेज में आते मेरा हाथ जलते तवे पर रख दिया। मेरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही थी। मुझे यही लग रहा था कि वो बच्चा उन्होंने मेरे कमरे से लिया था। तभी वो सुबह सवेरे से ही मेरे कमरे से गायब था। मेरा हाथ तवे से जलाने के बाद वो किचन से बाहर जाने लगी थी कि एकदम से किसी ने उनको ज़ोर का धक्का दिया। इतना तेज़ धक्का लगने से वो ज़मीन पर गिरी थी। उनके बाजू ज़मीन से छलनी होकर ज़ख्मी हो गए थे। मैं फटी आंखों से ये नज़ारा देखने लगी। ये सब किसने किया था? किचन में तो मेरे और मेरी सास के अलावा कोई नहीं था। मैंने घबराते हुए चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा मगर कोई भी नहीं था। मेरी सास मुझे गालियां देने लगी कि बदजात लड़की, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझे यूं धक्का देगी, मैं तेरा चेहरा नोच लूंगी। वो इतनी चोट लगने के बाद अब पागलों की तरह मेरी तरफ बढ़ी, मगर फिर एकदम से उनकी चीखें सारे घर में गूंजने लगी, क्योंकि वो टूटे हुए गिलास के टुकड़े उनके पैरों में चुभ गए थे। उनके दोनों पैरों से खून बहने लग गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ये टुकड़े तो अभी मैंने कचरे के डब्बे में फेंके थे। मेरी सास अपने पैर पर जोर डालती अपने कमरे में खुद ही चली गई थी। मैंने वहाँ सब सफाई की हो गई। आज जो कुछ भी हुआ था उससे मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ज़रूर मेरे इर्द गिर्द कोई अनदेखी पुरस्कार मखलूक मौजूद थी जो मेरी मदद कर रही थी। मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो जो कोई भी था मुझे बचा क्यों रहा था। मैंने तो आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी मुखलिस रिश्ता नहीं देखा था। हर किसी ने मेरे साथ खुदगर्जी ही दिखाई थी। जब शादी नहीं हुई थी तो अम्मा अब्बा ने यूं ही धुतकार दिया था, जैसे मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में आई थी। अब्बा ने मुझे किसी कचरे की तरह अपने घर से उठाकर इस घर में फेंक दिया था और मुझसे अपना हर नाता तक तोड़ लिया था। आज तक उन्होंने भूले से भी मेरी खैर खबर नहीं ली थी कि आया मैं जिंदा भी थी या मरती खप गई थी, किस हाल में जी रहे थे।
میری سوتیلی ماں نے مجھے کسی پالتو کتے کی طرح استعمال کیا اور پھر وقت پڑنے پر مجھ سے اپنی جان چھڑوا لی۔ شادی ہوتے ہی میری زندگی میں کوئی نہ تھا۔ شادی شدہ ہو کر بھی میں ایک غیر شادی شدہ لڑکی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے یہاں ایک لونڈی بنا کر لایا گیا تھا۔ میرا شوہر تو مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب جب ایسے کسی اندیکھی مخلوق کو خود پر ایسے مہربان ہوتے دیکھا تو مجھے بہت عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ بچپن سے اب تک محرومیاں جھیل کر میرا دل بہت کھوکھلا ہو چکا تھا۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو رات ہو چکی تھی۔ رات کو میری ساس کمرے سے باہر آئی تو اس کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ یقیناً اس نے جادوئی طاقت استعمال کی تھی۔ وہ آج پھر سے سب سے چھپ چھپا کر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ اس جھگی میں جانے کے بجائے کسی دوسری طرف گئی۔ وہاں پر ہر طرف آگ لگائی گئی اور روشنی کی گئی تھی۔ وہ وہاں جا کر اپنے چیلوں سے چلا کر پوچھنے لگی کہ پتہ چلا کہ آخر اس بچے کو زمین کھا گیا یا آسمان نگل گئی؟ ایسے کیسے وہ اس جھگی سے غائب ہو گیا اور تم سب کو خبر بھی نہیں ہو سکی؟ اس جادو کرنے کے ساتھ اس کا ایک چیلا کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کہیں یہ اسی جن ذات کا کام تو نہیں ہے؟ وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اسی نے کیا ہوگا سب۔ وہ اپنے چیلے کی بات سن کر کہنے لگی کہ وہ اس جھگی میں جا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے وہاں پر جادوئی حصار بنایا تھا۔ وہ وہاں جاتا تو وہ اور اس کا بچہ، وہ جن ذات بھی خود بخود جل کر دونوں بھسم ہو جاتے۔ یہ انکشاف سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے کہ وہ بچہ ایک جن ذات تھا اور جن کا بیٹا تھا، اسی لیے وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کسی کے ساتھ غیر انسانی زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ جادوگرنی کہنے لگی کہ ضرور اس کام میں اس جن ذات کی مدد کے میں کسی کو کیسے بھنک لگ گئی کہ میں نے ایک جن ذات بچے کو ادھر قید کیا ہوا تھا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں خوف سے پیلی پڑنے لگی کیونکہ اس کو سمجھ آ ہی گئی تھی کہ یہ کام ہو نہ ہو میرا ہی ہوگا۔ اب میں دوبارہ اس گھر میں کسی صورت نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ مجھے جان سے ہی مار دیتی۔ میں وہاں سے الٹے قدم بھاگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں بس کسی بھی طرح وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ ابھی میں جنگل سے نکلی نہیں تھی کہ مجھے وہ بھیانک چمگادڑیں اپنا پیچھا کرتی دکھائی دی۔ وہ سب کی سب میرے ہی سر سے اڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ میرا حال تو ایسا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ابھی وہ سب میرے اوپر حملہ کرنے ہی والی تھی کہ کسی نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑا اور مجھے لے کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ میں نے دیکھا تو وہ کوئی لمبا چوڑا سا آدمی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ مجھے لے کر بجلی کسی تیزی سے کہیں جا رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے اس آدمی کو کہیں نہیں دیکھا تھا، مگر یہ لمس میں آج سے پہلے بھی محسوس کر چکی تھی۔ پہلے بھی جتنی دفعہ میری ساس کے ظلم سے مجھے جس نے بچایا تھا وہ یہی یاد تھے۔ وہ مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی میں ایک گھر میں آ گئی تھی۔ وہاں پر جاتے ہوئے مجھے کچھ خوف آیا کیونکہ ایک انجان آدمی کے ساتھ ایک سنسان گھر میں جانا مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے میری جھجک دیکھی تو کہنے لگا کہ گھبرائے نہیں، یہاں اس گھر میں میری ماں اور بیٹا دونوں موجود ہیں۔ میں اب پرسکون ہو گئی تھی۔ وہاں اس گھر میں اس آدمی کی ماں اور وہی بچہ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ان چمگادڑوں سے مجھے بچانے والا وہی جن ذات تھا۔ میں اس کی ماں سے مل کر پرسکون ہو گئی جو کہ بہت اچھی تھی۔ وہ مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح اس کی ماں سے مل کر پرسکون ہو گئی جو کہ بہت اچھی تھی۔ وہ مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح پیار کر رہی تھی۔ میں نے ان سے ان کی بہو کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اس کو اس جادوگرنی نے مار ڈالا تھا۔ اب اس بچے کو بھی مار کر وہ میرے پورے خاندان کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کی بات سنی تو اس عورت سے مزید نفرت ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد اس جن ذات نے مجھ پر انکشاف کیا کہ میری شادی میرے شوہر سے ہوئی نہیں تھی۔ میری ساس نے نقلی نکاح کا ڈرامہ کیا تھا، اسی لیے میرا شوہر آج تک میرے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ میں یہ حقیقت جان کر دکھی ہونے کے بجائے خوش ہو گئی تھی کہ اس نے مجھے ان لوگوں کے چنگل سے بچا لیا تھا۔ پھر اس جن ذات نے میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کے بیٹے کی جان بچا لی تھی۔
اس نے پورے اگلے دن اماؤس کی رات بہت بڑا عمل کیا جس میں اس جادوگرنی کو زندہ جلا دیا گیا۔ وہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ مجھے اس جن ذات نے شادی کی پیشکش کی تو میں کچھ سوچ کر راضی ہو گئی۔ وہ بھلے سے ایک جن ذات تھا مگر میری ہر قدم پر اس نے مدد کی تھی۔ میں اپنی زندگی میں یہ واحد مخلص رشتہ کھونا نہیں چاہتی تھی اب۔ اس طرح مجھے اللہ نے ایک ہی وقت میں پیار کرنے والا شوہر اور ماں جیسی ساس بھی عطا کرتی تھی۔ میں اب ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میرے رب نے مجھے بچپن سے لے کر اب تک کی تمام آزمائشوں کا انعام اتنا خوبصورت دیا تھا کہ میں اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی تھی اور ہر وقت اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی رہتی تھی۔